नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, सर्दी और गर्मी लगातार एक साथ आ रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से ना तो सर्दी है और ना ही गर्मी। ऐसे में ज्यादातर बीमारियों की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग आते हैं, और वो मरीज जिन्हें अस्थमा की परेशानी है, अगर थोड़ी सतर्कता रखी जाए तो हम यकीनन इससे बचाव कर सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि भारत में करीब 3 करोड़ लोग अस्थमा के शिकार होते हैं, और ज्यादातर इसका अटैक मौसम के बदलते हुए समय में आता है। आज अस्थमा क्या होता है, कैसे खुद को इससे बचा सकते हैं, साथ ही अगर माँ को ये बीमारी है तो बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आपको अस्थमा की परेशानी है और आप बात करना चाहते हैं हमारे डॉक्टर से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो देर किस बात की, लगातार डायल कीजिए हमारा नंबर और डिस्कस कीजिए हमारे डॉक्टर से। डॉक्टर, जानना चाहेंगे ये जो अस्थमा है वो आखिरकार क्या होता है, ये किसी एलर्जी से रिलेटेड है? देखिए, अस्थमा श्वास नलियों की एक बीमारी है जिसमें कि श्वास नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और कठिनाई होने लगती है। यूजुअली यदि हम बात करें तो इसके प्रमुख कारणों में एलर्जी वाले कारण प्रमुख हैं, जैसे धूल है, धुआं है। लेकिन एलर्जी के अलावा भी बहुत से कारण हैं जो कि इसमें दिक्कत करते हैं, और उन कारणों के अंदर हम बात करें तो एक टेंशन करने से, चिंता करने से, कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण, कहीं भी एक्सरसाइज करने, एक्सर्शन से, और बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि अस्थमा को बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर, किसी को भी अगर अस्थमा है उसे किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थमा एलर्जी के पेशेंट को एक डिटेक्टिव की तरह होना चाहिए। उसे ढूंढना चाहिए कि कौन से कारण ऐसे हैं जो कि उसकी तकलीफ को बढ़ा देते हैं, और ऐसा पहचान कर फिर उन कारणों से निपटने की कला उन्हें आनी चाहिए। हम यूजुअली इसको कहते हैं कि भाई एस्थमेटिक स्टाइल ऑफ डूइंग वर्क। जैसे आपको फर्श पे झाड़ू लगानी है किसी गृहिणी को, तो वो मास्क लगाकर और फिर पहले गीली सफाई पर ज़्यादा जोर दे, सूखी सफाई पर कम। मोटे मोटे कचरा उन्होंने बीन लिया, उसके बाद पोछा लगा दें, उड़ा के झाड़ू नहीं लगाएं। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें यदि हम करते हैं तो समस्या का समाधान निकल सकता है। जी हाँ डॉक्टर, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं भरतपुर से योगेश। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कीजिए सवाल। हेलो। हाँ, हेलो योगेश जी, बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज के परेशानी बात करी ना। आपकी मिसेज के? हेलो। हाँ जी, बताइए। मेरे 2-2.5 महीना से जुकाम की प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा। और जुकाम के साथ और क्या होता है? हाँ हेलो। हाँ जी, मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ आशा जी, बताइए। हाँ, 2-2.5 महीने से मुझे जुकाम की प्रॉब्लम है। हाँ, बस वो ये जैसे नाक चिपटी रहती है अंदर से, मतलब जुकाम चिपटापन सा रहता है। अच्छा, आपको जुकाम के साथ सांस में सूं की आवाज भी आती है क्या? नहीं, आवाज तो नहीं आती है। अच्छा, आपको इससे पहले कब से हुई है ये जुकाम? क्या ये जुकाम की तकलीफ इससे पहले भी हुई थी क्या, 2.5 महीने से पहले? नहीं, अभी हुई है 2-2.5 महीने से। तो आपको ऐसा है कि ये एक्यूट फेज है, क्रोनिक नहीं है। इसके अंदर एलर्जी के बजाय जो दूसरे कारण हैं, जैसे इन्फेक्शन होना, साइनोसाइटिस होना, ये लक्षण यूजुअली इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं। तो आपको डॉक्टर साहब को दिखाकर वो 1-2 टेस्ट करेंगे, और पहला काम करना चाहिए डायग्नोसिस। हो सकता है छोटा सा इन्फेक्शन हो, हफ्ते 10 दिन का कोर्स लेंगे और उससे ठीक हो जाएंगे।
जी आशा जी, शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, अगला सवाल ये है कि जिस भी व्यक्ति को अगर अस्थमा होता है तो उसके क्या आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट होके रहना पड़ता है? कहीं जो अस्थमा है वो एक मरीज से दूसरे मरीज में जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। और अक्सर कई ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसी माताएं हैं जो कि अपने दूध में बच्चे को दूसरी जगह सुलाते हैं कि भाई मैं तो मेरी मदर इन लॉ के पास सुला रही हूँ क्योंकि मेरे को अस्थमा है और बच्चे के नहीं लग जाए। लेकिन ये पूर्णतया भ्रांति है। न पास सोने से, न एक ही थाली में खाने से, यहाँ तक कि यदि ब्लड भी एस्थमेटिक पेशेंट का नॉन एस्थमेटिक के चढ़ा दें तो भी एस्थमा एक से दूसरी व्यक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये एस्थमा ऐसी बीमारी है जो कि शुरू होती है, वो होती है टेंडेंसी से। जैसे जीन्स हैं, कोई आदमी की लंबाई ज़्यादा तो हम कहते हैं अरे भाई इसके पिताजी की भी तो लंबाई ज़्यादा थी। कोई का रंग डार्क होता है तो हम कहते हैं अरे भाई इसकी मदर का रंग भी तो डार्क था। ऐसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन्स के द्वारा गुण जाते हैं, ऐसे ही अवगुण भी चले जाते हैं। एस्थमा एलर्जी ऐसे ही अवगुण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और उसकी प्रवृत्ति जो शरीर में रहती है, तो वो प्रवृत्ति जब विपरीत कारण के संपर्क में वैसा व्यक्ति आता है, जैसे पुरानी धूल, धुआं, तो वो प्रवृत्ति जगकर बीमारी का रूप धारण कर लेती है और उसको तकलीफ होने लगती है। जी डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवलाल जी। शिवलाल जी, कीजिए अपना सवाल। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार शिवलाल जी। सर मेरी पत्नी का 70 साल की है। हाँ हाँ। और उनको साल भर से उनको जुकाम बराबर बना रहता है। हाँ हाँ। और जुकाम नाक से इससे पानी बहता रहता है। हाँ हाँ। और वो उनको 24 घंटा जुकाम बना रहता है सर। छींकें आती हैं? जी सर। और जो जुकाम से सिक्रीशन आते हैं वो पीले होते हैं, सफेद होते हैं? सफेद। हाँ। आपके उनको पहले कभी कोई एस्थमा की या दाफड़ की, पित्ती की ऐसी कोई बीमारी हुई? नहीं, हमारे घर में किसी की कोई बीमारी नहीं हुई है। हमने कई डॉक्टरों को बताया। हाँ 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 हाँ। अभी कल महात्मा गांधी हॉस्पिटल में बता के आए जयपुर में। हाँ 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 हाँ। लेकिन क्या वो पेट में खाली उला के आना और ये जुकाम की उन्होंने नाक में डालने के लिए, खाने के लिए नाक वालों को बताया हमने, नाक कान गले वालों को। अच्छा, आयु कितनी बताई आपने? 70 साल। हाँ देखिए, 70 साल की एज के अंदर यूजुअली एलर्जिक बीमारियां शुरू बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज़ है। और इसके अंदर अपन को यही देखने की बात है कि भाई नाक और गले के अंदर कोई और विकार तो नहीं है जिसकी वजह से ये तकलीफ है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने जो घर के अंदर आपके किचन में एग्जॉस्ट फैन है या नहीं? आपकी रसोई में एग्जॉस्ट फैन है? शिवलाल जी, लगता है कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ। वहीं हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डॉक्टर, जानना ये चाहेंगे कि जो अस्थमा रोगी है उसे स्पेशली क्या खाने को देना चाहिए? एस्थमा के रोगी के लिए वैसे कोई खाने का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यदि जो भी खाने की चीज़ आपको तकलीफ़ करे उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। और विशेष तौर से कुछ लोग जो बताते हैं कि ठंडी, खट्टी और चिकनी चीज़ें लेने से उनकी तकलीफ़ बढ़ती है, तो ऐसी चीज़ तकलीफ़ के समय नहीं लें, अन्यथा किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं रहती है। जी डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीकानेर से राजू जी। राजू जी, बताइए क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, मेरा हमारे सर्दी जुकाम बहुत है डॉक्टर, सवाल है सर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, सर्दी जुकाम है, नाक से पानी गिर रहा है, आंखों में पानी आना है। हाँ हाँ। आपको ये कितने सालों से है तकलीफ? ये लगभग 1 साल हो गया डॉक्टर साहब मेरे को। कितने काम क्या करते हैं राजू जी आप? हम काम तो खेती का ही करते हैं ज्यादा करके। और कौन सी चीजों से ज्यादा होता है, जैसे कि गेहूं या ये कोई फसल काटते हैं? ऐसी कोई चीज नहीं, बारिश का मौसम के इसमें हो जाता है हमारे को। और अच्छा, इसके अलावा एस्थमा नहीं रहता आपको? सांस में भी दिक्कत होती है क्या? ना, सांस में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है साथ में। आपके जो आपने बताया कि 1 साल से है, इसमें 2 संभावनाएं रहती हैं। एक तो एलर्जिक डिजीज, विशेष तौर से जब हम खेती के कई काम करते हैं उनके साथ जो डस्ट उड़ती है वो, प्लस बारिश में जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है उससे ये चीज़
बढ़ जाती है। और दूसरी संभावना है, एक बीमारी कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जिसमें कि अंदर जाके एलर्जी की वजह से लंग्स में विकार हो जाता है और इस तरह की तकलीफ होने लगती है, वो फंगस से होती है। तो इसके लिए आपको इसके लिए करना ही चाहिए कि किन्हीं विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाकर अपनी बीमारी के बारे में इलाज लेना चाहिए। ये कंट्रोल हो सकती है, इसमें मुश्किल नहीं लग रही है। जी राजू जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं भास्कर जी। भास्कर जी बताइए, क्या है आपका सवाल? हेलो जी। हेलो सर। जी भास्कर जी पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को है ना साल भर से एक प्रॉब्लम हुई थी हेमोप्टाइसिस की फेफड़ों के थ्रू। तो सर मैंने उस टाइम फिर चेकअप वेकअप भी कराया, HRCT भी कराई मैंने। हाँ, उसमें क्या निकला? तो सर उसमें ना इन्फेक्शन निकला। हाँ। तो मैं किसी डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को ब्लड रोकने की और एक खांसी की सिरप दी हुई है। अच्छा, वो टीबी का इलाज भी दिया होगा? नहीं सर, कुछ नहीं है उसमें, बस इन्फेक्शन आया हुआ है। मैंने प्लम्बरी एंजियोग्राफी भी करा ली और HRCT भी करा ली। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या है कि जो हेमोप्टाइसिस की प्रमुख इन्वेस्टिगेशन करवा लिए हैं, और जो दवाई डॉक्टर साहब ने बताई है वो लीजिए, क्योंकि कई बार कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन से या ब्रोंकिटिस से इस तरह की ब्लीडिंग आ सकती है, कफ में खून आ सकता है। आप नियम रूप से इलाज लीजिए और इसमें समस्या का समाधान हो जाएगा। भास्कर जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम बढ़ते हैं अब अगले कॉलर की ओर, जो है भरतपुर से वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी पूछिए आपका सवाल। डॉक्टर नमस्कार। हाँ नमस्कार वेद प्रकाश जी, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, अस्थमेटिक और स्वाइन फ्लू में दोनों में डिफरेंस क्या तो भारी हो जाता है? हाँ, एस्थमा और स्वाइन फ्लू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्वाइन फ्लू वायरस से होता है, एस्थमा जीनेटिक्स से होता है। वो स्वाइन फ्लू एक से दूसरे में फैल सकता है, एस्थमा नहीं फैल सकता। तो बहुत बड़ा गैप है। नाक से पानी की शिकायत दोनों में रहती है, आंख से पानी? हाँ, वो उसमें जो स्वाइन फ्लू में सांस की तकलीफ होती है, इसी वजह से कंफ्यूजन होता है। और स्वाइन फ्लू में सांस की बीमारी निमोनिया की वजह से होती है, और बाकी एस्थमा अलग चीज है। जी वेद प्रकाश जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, अगला सवाल, जिस तरीके से एक मरीज को जब अस्थमा का अटैक आता है तो उसे प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए? महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि जब एस्थमा का अटैक आता है तो एक तरह से इस तरह की फीलिंग होती है कि अगला सांस मैं कैसे लूँगा। और उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण इलाज का पक्ष है वह है धैर्य रखें, धीरज रखें, क्योंकि घबराहट करने से उस समय तकलीफ और बढ़ जाती है। ऐसा हमने कई बार माताओं के और बच्चों के व्यवहार में देखा कि बच्चे को एस्थमा का अटैक हुआ और वो मम्मी को कहता मम्मी सांस, और मम्मी के चेहरे पर घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। वन सेकेंडली, जो दवा दी गई है, अक्सर आप अपने डॉक्टर साहब से पूछें कि साहब अटैक हो तो क्या दवा लें, उस दवा का प्रयोग आप तुरंत करें। और उसके आजकल इन्हेलर इतने अच्छे हैं जिनसे कि तुरंत आराम आ जाता है और तकलीफ के अंदर वो तकलीफ खत्म हो जाती है। जी डॉक्टर, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं झालरापाटन से यूनुस जी। यूनुस जी बताइए, क्या है आपका सवाल? मैडम। हाँ जी बताइए। बताइए यूनुस जी। डॉक्टर साहब। हाँ साहब। हाँ, मेरा सीने में दर्द होता है, ये उल्टा सोने से। सीने में दर्द होता है? हाँ। और ये सीने में दर्द होता है और सांस भी चलती है। सांस में दिक्कत होती है? हाँ। अच्छा, खांसी? खांसी नहीं है, बस सीने में दर्द रहता है, सुबह सुबह 10-11 बजे तक रहता है। और आपकी आयु क्या है? 45 साल। आप ये लेते हैं बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ना जर्दा, तंबाकू। अच्छा, सिर्फ चाय के अलावा कुछ नहीं। हाँ, चेस्ट प्रॉब्लम के लिए आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखाकर कुछ टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये समय है जब अपन को ECG करवा के हार्ट अटैक को रूल आउट करना चाहिए और एक्सरे करवा कर लंग्स की बीमारी को रूल आउट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर। जी यूनुस जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी पूछिए हमारा सवाल, जो कि श्री गंगानगर से हैं, पूछिए।
महेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर, अगला सवाल हम पूछेंगे कि जिस तरीके से जब अस्थमा होता है और जब लोग ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या आखिरकार ऐसा होता है कि अस्थमा पूरी तरीके से खत्म हो जाए? हमारे 2 लक्ष्य होते हैं एस्थमा के इलाज के अंदर। हर पेशेंट के 2 कंसर्न होते हैं एस्थमा एलर्जी के इलाज में। एक ये कि ये बीमारी कंट्रोल हो जाए और दूसरा ये बार बार नहीं हो। कंट्रोल करने का काम है हमारी दवा का, दवा लेंगे और कंट्रोल हो जाएगी बीमारी। बार बार नहीं हो वो है पेशेंट की समझदारी का। यदि पेशेंट समझदारी से काम लेगा तो बीमारी को दूर कर देगा, और यदि लापरवाही करेंगे तो बीमारी बार बार आकर परेशान करती रहेगी। तो इसलिए ये दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन से हम तकलीफ रहित सुखद जीवन यापन कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों अस्थमा से जुड़ी हुई और अधिक जानकारी हम डॉक्टर से लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा की। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष जी, जो कि बीकानेर से हैं। मनीष जी पूछिए अपना सवाल। मनीष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पूछिए अपना सवाल। जी, मनीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर ये है कि जब अस्थमा होता है, कई जो लोग हैं वो अकेले रहते हैं और अकेले रहने पर जब ये अटैक आता है तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए उन्हें? एस्थमा के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि आप अपनी दवा जरूर रखें। अमिताभ बच्चन जो कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उनको एस्थमा रहता है। उनसे एक बार एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप क्या 2 चीज़ें हमेशा सफ़र में साथ ले जाते हैं? उन्होंने कहा एक तो मेरा चश्मा और दूसरा मेरा इनहेलर। ये 2 चीज़ें मैं हमेशा सफ़र में ले जाता हूँ। तो मित्रों, यदि आपको एस्थमा है और आप कोई दवा ले रहे हैं तो अटैक के टाइम में आप अपनी दवा का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब आप अपने पास साथ में अपना इनहेलर रखेंगे। तो ये अवश्य रखें, और जब तकलीफ हो तो इंतज़ार ये नहीं करें कि बढ़ने दें इसको। अर्ली स्टेज के अंदर ही इसकी जो आपको दवा दी गई है उसका प्रयोग कर लें। जी डॉक्टर, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र जी श्री गंगानगर से। महेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी महेंद्र जी पूछिए। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार महेंद्र जी, बताइए। हाँ डॉक्टर, मेरा सवाल है कि मेरी माता जी को है ना एस्थमा था, तो वो एक्सपायर हो गए इस करके। हाँ अच्छा। तो मेरे को मतलब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में जैसे। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं कि आपको भी एस्थमा है, लेकिन सर मेरे को अभी तक कोई अटैक वगैरह नहीं है। मैं रात को सोता हूँ तो व्हिसलिंग की आवाज आती है जैसे। देखिए, एक पीढ़ी में एस्थमा है तो दूसरी पीढ़ी में एस्थमा होने की आशंका बनी रहती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एस्थमा है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसकी जो लाइफ स्टाइल को सीख कर और जो भी छोटी मोटी आपको दवा दें वो चीज़ आप अवश्य करें, क्योंकि एस्थमा लाइलाज नहीं है। एस्थमा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल सुखद जीवन जी सकते हैं। जी महेंद्र जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, अगला सवाल ये है कि बात करते हैं इनहेलर की। तो इनहेलर को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि किस तरीके से इनहेलर लिया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए, तो इसके बारे में बताइए। इनहेलर दवा इफेक्टिव दवा है। गोली के कंपैरिजन में इसमें कम मात्रा में लेने पर भी फ़ायदा अधिक होता है।
इसलिए इसको लेना चाहिए। और कितना लेना चाहिए? जो जितना आपको अपने डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि इसकी मात्रा आपकी बीमारी की गंभीरता के अनुसार वेरी करती है। जी डॉक्टर, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरतपुर से भागचंद जी। भागचंद जी पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार भागचंद जी। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, मैं इनहेलर लेता हूँ ये 200 mg का। हाँ हाँ ओराकॉर्ड। हाँ हाँ सर इससे क्या है कि 15 दिन जैसे लगातार लेता हूँ तो हल्का सा ब्लड में जैसे रेशा आता है ना लाल लाल, इस तरह से आने लग जाता है बलगम के अंदर। हाँ जी। अच्छा अच्छा। यूजुअली हाँ जो है थोड़ा सा ये जो वो एसिड भी बनती है। ये दोनों ही चीजें यूजुअली इनहेलर के यूज के साथ नहीं होते, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए आप ऐसा करें कि जो इनहेलर है ये आप खाना खाने से 5 मिनट पहले ले लें। आप सुबह चाय पीते हैं तो उससे 5 मिनट पहले ले लें, लंच या डिनर लेते हैं उससे 5 मिनट पहले ले लें, जिससे कि गले के अंदर इस इनहेलर की मात्रा जो जमती है वो कम मात्रा में जमे, क्योंकि कई बार थोड़ा सा गले के अंदर ये प्रॉब्लम करता है डिपॉजिट करके फंगस का इन्फेक्शन और इस तरह की बात, तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं यदि आप भोजन से पहले इसको प्रयोग में लें। जी भागचंद जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अगला सवाल, जिस तरीके से लगातार अस्थमा के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं और बच्चों में ये ज़्यादा होता है, तो बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस अस्थमा बीमारी के लिए? अस्थमा कारक चीज़ें जिसके अंदर की परागकण, धूल, धुआं, स्ट्रेस, पैट, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हाउस डस्ट माइट, इन तरह की चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो एस्थमा के जो पेशेंट हैं या एस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए पूजा करते समय, क्योंकि अगरबत्ती जलाने से ईश्वर खुश भी नहीं होते। वो जब अगरबत्ती जलाते हैं धुआं नाक के अंदर जाता है और वो नाक क्यों चलने लग जाता है। अब वो नाक के अंदर ही उलझ जाते हैं, जबकि वो ईश्वर इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई कब सच्चे मन से याद करे तो मैं खुश हूँ। तो इसलिए एस्थमा का कोई भी पेशेंट यदि घर में है उस घर में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। दूसरे नंबर की बात, एस्थमा यदि बच्चे में किसी में भी है तो कम से कम उस घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, हमारे किचन के अंदर एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। यदि हम एक भी पंखे का खर्चा वहन कर सकते हैं तो पहला पंखा रसोई में एग्जॉस्ट फैन के रूप में लगना चाहिए, क्योंकि गृहिणी बेचारी जो छोंक लगाती है वो तो परेशान होती है, पर उसकी जो गंध है वो पूरे घर में फैलती है और जिसको भी एस्थमा एलर्जी है उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए कम से कम ये 3 चीज़ों का भी यदि आप अनुसरण कर लेंगे तो आपकी बीमारी की गंभीरता में काफ़ी अंतर आ जाएगा। जी, तो अस्थमा रोग से जुड़े हुए कई विषयों के बारे में आज हमने जानकारी की और कई ऐसे कॉलर हमारे साथ जुड़े जिनको अस्थमा रोग था और उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे। दोस्तों, डेविड बेकहम फुटबॉलर के एक मशहूर खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्हें भी अस्थमा था, लेकिन इसके बाद भी वो बेहद अच्छे खिलाड़ी साबित हुए। तो डरे नहीं, बीमारी का सही से इलाज कराएं। आशा है कि हमारा ये शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।